गुड आफ्टरनून, वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम इति है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूजीसी नेट मैनेजमेंट का पेपर। उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के जितने भी पोर्शंस हैं वो हम डिस्कस करते आ रहे हैं। पिछले एक वीक से हम लोग ने अभी तक काफ़ी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे, जैसे कि आपका डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और फिर उसके लॉ ऑफ डिमांड और जो भी उसमें टाइप्स ऑफ डिमांड होती हैं। फिर कल के क्लासेस में हमने डिस्कस किया था यूटिलिटी एनालिसिस और फिर उसकी जो भी कितनी तरीके की यूटिलिटीज़ होती हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग ने डिस्कस किए थे। अगर आपको मिले होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग बाद की क्लासेस में इकट्ठा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और उसी सीरीज़ में जो आपकी यूनिट 1 है, उसी सीरीज़ में डिमांड के ही आगे जब आप देखेंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है। वो टॉपिक है आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या फिर इंडिफरेंस कर्व, इसको हम आईसी भी कहते हैं। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपका इंडिफरेंस कर्व ही होने वाला है। ठीक है, देखिए ये है आपका आज का टॉपिक इंडिफरेंस कर्व। मैंने बोर्ड पे पहले से ही कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है आपकी डेफिनेशन, मतलब उसको कहते क्या है, इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। इसमें देखिए लिखा है अ ज्योमेट्रिकल वे टू एनालाइज कंज्यूमर बिहेवियर, अ ज्योमेट्रिकल वे टू एनालाइज कंज्यूमर बिहेवियर। अब ये कैसा है, मतलब ये किस तरीके से एनालाइज करता है? ये एनालाइज करता है ज्योमेट्रिकल पैटर्न में किसको? कंज्यूमर के बिहेवियर को। अब कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर, जब मैं आपको डिमांड पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर किस हिसाब से बिहेव करता है कि वो अपनी इनकम जो उसने कमाई है या जो भी उसका क्या कहते हैं सेविंग्स वगैरह हैं, जो भी है उसके पास पॉकेट मनी है या फिर जो भी पैसे हैं, वो उसको किस हिसाब से खर्चा करता है कि उसकी जो यूटिलिटी है वो सेटिस्फाई होती है, जो उसकी नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं वो सेटिस्फाई होती हैं, उसकी जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। मतलब ये है कि कंज्यूमर का बिहेवियर, मतलब कि अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ तो मैं कौन से मार्केट में जाऊंगी, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मेरी क्या टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, और अगर मेरी टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से कौन सी मार्केट में सामान मिल रहा है। अगर मुझे एप्पल्स पसंद है तो कि मुझे एप्पल्स का कौन सी चीज़ पसंद है, एप्पल पाई ज़्यादा पसंद है या फिर सिर्फ एप्पल जूस पसंद है। मतलब ये सारी जो इकट्ठा करके जो चीज़ें होती हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि कंज्यूमर को पसंद क्या है और वो कैसे अपने पैसे खर्चा करता है, ये होता है आपका कंज्यूमर बिहेवियर। याद रखिए, हम लोग जब इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो अगर डिमांड की बात करते हैं तो हम एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और जब हम सप्लाई की बात करते हैं, जब हम सप्लाई में पढ़ते हैं तो हम एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्योंकि ये आपका टॉपिक डिमांड के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि ये आपका बात कर रहा है क्या, कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसमें हम क्या देखेंगे, एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस सेंस में, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में। मतलब कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ ग्राफ्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन सबको एक अलाइनमेंट करके जो हम समझते हैं तो आपका क्या निकल के आता है, आपका निकल के आता है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, फिर तो दूसरा है इसमें कि इसको किसने प्रपाउंड किया था? इसको प्रपाउंड किया था हिग्स और एलन ने। हिग्स और एलन दो व्यक्ति थे, महान व्यक्तित्व थे। इन्होंने प्रपाउंड की थी ये इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी। इन्होंने ही आगे चल के जब डिमांड और यूटिलिटी जब हम लोग ने पढ़ी थी तो एलन जी ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने यूटिलिटी पे भी चर्चा करी थी। उन्होंने भी यूटिलिटी का जो टर्म था वो भी कॉइन किया था। ठीक है, फिर आगे जाके इन्होंने इंडिफरेंस कर्व पे भी कुछ अपने वो बनाए थे। ठीक है, फिर आता है क्या, ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है यूटिलिटी ऑर्डिनली, मतलब एक ऑर्डिनल यूटिलिटी को ये मेजर करता है। अब जब मैंने आपको यूटिलिटी कंसेप्ट समझाया था तो उसमें मैंने आपको दो तरीके की यूटिलिटीज बताई थी, एक होती है कार्डिनल और एक होती है आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी में मैंने आपको बताया था कि ये वो यूटिलिटी होती है जिसमें आप अपनी जो क्या कहते हैं, जो यूटिलिटीज हैं आप उनको रैंक करते हैं। मतलब यूटिलिटी उसमें भी कौन सी, ऑर्डिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जिसमें आप अपने गुड्स को या अपनी जो भी डिजायर्स होती हैं या जो भी वांट्स होती हैं उनके यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब उसकी क्या कह सकते हैं कि क्या फुलफिल करने की क्षमता है, जो सेटिस्फाई करने की जो क्षमता है
उसको आप रैंक करते हैं 1 2 3 4 करके, जो आप रैंकिंग देते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। और कार्डिनल यूटिलिटी था, मैंने आपको समझाया था कि जो प्राइस पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को समझते हैं या यूटिलिटी को मेजर करते हैं एक प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होती है आपकी कार्डिनल यूटिलिटी। फिर से मैं समझा देती हूँ, ऑर्डिनल यूटिलिटी आपकी वो यूटिलिटी होती है जिसमें आप अपने चॉइस को या फिर अपनी जो गुड्स या जो भी सर्विसेज आप कंज्यूम करने वाले हैं या आपने सोचा है, आप उसको उसके सेटिस्फैक्शन पावर के हिसाब से रैंक करते हैं। मतलब जैसे कि अगर आपको प्यास लगी है, अभी इस टाइम पे आपको प्यास लगी है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो या चलिए कह लेते हैं तीन ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक पहला है आपका पानी, दूसरा है आपका लेमन सोडा, और तीसरा है आपका कोई कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई ऐसा बेवरेजेस, हॉट या कोल्ड जो बेवरेजेस होते हैं उसमें से कोई एक है, ठीक है। अब मैं अगर एक कंज्यूमर हूँ और मुझे आईसी के थ्रू अपनी कुछ चीज़ें मतलब समझानी है या एक ग्राफ बनाना है, तो मैं कैसे देखूंगी कि मुझे प्यास लगी है, मेरे सामने पानी है, लेमन सोडा है और कॉफ़ी है मान लीजिए, ठीक है। अब मेरी प्यास सबसे पहले किस चीज़ से बुझ सकती है, वो बुझ सकती है पानी से, फिर थोड़ी और लगेगी तो चलिए ठीक है सोडा से, या फिर जब मेरा एकदम मूड थोड़ा सा लाइट हो जाएगा तब मैं फिर कॉफ़ी प्रेफर कर सकती हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको अपने हिसाब से जो मेरी यूटिलिटी जिससे सेटिस्फाई हो रही है, मतलब मैं जिसको कंज्यूम करके जो मेरी वांट्स है वो सेटिस्फाई हो रही है, वो ये सीरीज है, ठीक है। लेकिन वहीं आपकी बात करते हैं, आपको प्यास लगी है, आपने सोचा कि मैं पानी नहीं पीऊंगा, पहले मैं सोडा पीऊंगा, लेमन सोडा पीऊंगा, उससे थोड़ी मेरे को बॉडी में एनर्जी भी मिल जाएगी, मेरी प्यास भी बुझ जाएगी। आपके लिए लेमन सोडा हो गया नंबर 1 प्रेफरेंस पे, मेरे लिए पानी हो गया नंबर 1 प्रेफरेंस पे। इसको मैं ऐसे यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, जैसे ये सोडा है, ठीक है, और ये कॉफी है और ये वाटर है, ठीक है। यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स हैं, मान लीजिए एक्स और वाई। किसी के लिए कॉफी हो सकती है नंबर 1 प्रेफरेंस पे, मेरे लिए हो सकती है वाटर नंबर 1 प्रेफरेंस पे। किसी के लिए सोडा हो सकता है नंबर 2 पे, मेरे लिए कॉफी नंबर 2 पे हो सकती है। किसी के लिए वाटर नंबर 3 पे हो सकता है, मेरे लिए सोडा नंबर 3 पे हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मैं अपने हिसाब से या जो कंज्यूमर अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को, जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, उसको जो रैंक देता है, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो इसी ऑर्डिनल यूटिलिटी को एनालाइज करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा बात करते हैं, एक्सप्लेन्स कंज्यूमर बिहेवियर ऑन हिज परफॉर्मेंस या रैंकिंग, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, परफॉर्मेंस या रैंकिंग फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स मतलब यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि कितने कॉम्बिनेशन है, मतलब दो कॉम्बिनेशन है, मतलब बहुत सारे गुड्स के कितने कॉम्बिनेशन है, दो कॉम्बिनेशन है। वही जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ये जो रैंकिंग की बात है, ये कंज्यूमर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, मतलब अपने पसंद नापसंद, उसके जो भी अंदर डिजायर्स हैं, जो भी वांट्स हैं, उसके हिसाब से जो वो रैंक करता है उन गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्बिनेशन को, उसको क्या कहते हैं आप, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ये कुछ की फैक्टर्स हैं, इनसे ही आप समझ सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। मेन पॉइंट आपका ये है कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू या मोर गुड्स एंड सर्विसेज होता है, जिसको कंज्यूमर अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से रैंक करता हुआ आता है। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया था, सोडा, कॉफी, वाटर। यहाँ पे 3 गुड्स हैं, आप 2 भी ले सकते हैं या जो भी आपको चाहिए, लेकिन कॉम्बिनेशन बनते ही बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके इंडिफरेंस शेड्यूल की। अब अगर भाई कर्व बन रहा है तो जाहिर सी बात है शेड्यूल तो बनेगा ही बनेगा। जब मैंने डिमांड पढ़ाया था तो मैंने आपको डिमांड का शेड्यूल भी बताया था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड पे क्या असर पड़ता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व बन रहा है इसका भी एक शेड्यूल बन रहा है, लेकिन बस फर्क इतना है कि यहाँ पे प्राइस पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहा है,
जो कंज्यूमर अपना प्राइस पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं, हम लोग उसके टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से जो वो रैंकिंग कर रहा है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट यील्ड इक्वल सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो इक्वल सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है किसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स में। किसमें बात हो रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स में जो इक्वल सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है। इक्वल सेटिस्फैक्शन मतलब प्यास लगी है तो पानी भी आपकी प्यास बुझाएगा और लेमन सोडा भी आपकी प्यास बुझाएगा। ये जो इक्वल सेटिस्फैक्शन है, मतलब ऐसा नहीं है कि लेमन सोडा पी लिया तो आपको और प्यास लगने लगी, पानी पी लिया तो प्यास बुझ गई, ऐसा नहीं। ये जो इक्वल सेटिस्फैक्शन आपकी ये क्या कहते हैं पूरी हो रही है प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने से, यही चर्चा करता है आपका इंडिफरेंस शेड्यूल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, मतलब दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसको हम कॉम्बो ऑफर कहते हैं ना, एक के साथ एक, एक के साथ एक। ये जो कॉम्बिनेशन हम समझते हुए आज तक चले आ रहे हैं, यही है आपका इंडिफरेंस शेड्यूल में, इसी के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं और यही है आपका इंडिफरेंस शेड्यूल। इसमें इक्वल सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है। ये हमेशा याद रखिएगा कि एक इंडिफरेंस कर्व को बनने के लिए जो भी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर चूज करता है उसमें उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन डिराइव होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक से तो उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरे से उसको बिल्कुल ही जीरो सेटिस्फैक्शन मिला, तब तो फिर वो कॉम्बिनेशन ही किस बात का। जैसे कि मैंने आपको बताया था टी और कॉफी, टी और कॉफी का एग्जाम्पल जब मैंने आपको बताया था डिमांड में, तो मैंने आपको बताया था आप टी लवर हो या कॉफी लवर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है या फिर ठंडा बाहर बहुत मौसम है, आपको पढ़ाई करनी है, देर तक पढ़ाई करनी है, रात में जाग के पढ़ाई करनी है, तो आप इन दोनों में से कुछ चूज कर सकते हो, या हो सकता है दोनों ही चूज करो लेकिन एक इंटरवल ऑफ टाइम पे। इसमें क्या है, अगर सर दर्द हो रहा है, ठंडा लग रहा है, गले में खराश है, कुछ भी ऐसा है आपके साथ केस, तो आप चाय या कॉफी दोनों में से कुछ एक प्रेफर कर सकते हो। इसमें ये चीज नहीं है, इससे आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मतलब सर अगर दर्द है तो आपको सर दर्द में आराम दोनों से मिलेगा। ये नहीं होगा कि आपने कॉफी पी ली तो सर में ज्यादा दर्द होने लगा, टी पिया तो दर्द बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ एक सिनेरियो 19-20 का अंतर तो रहता ही है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में इन दोनों से इक्वल सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है एक्स और वाई का, आप टी और कॉफी भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है, हमने कॉम्बिनेशन का नाम लिया है एल और एम। ये कमोडिटीज नहीं है, कमोडिटीज आपकी एक्स और वाई है, ये आपके कॉम्बिनेशन है। ये जो कॉम्बो लिखा है ये आपका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ठीक है। पहले कॉम्बिनेशन में आपको x की दो यूनिट्स मिल रही है, ध्यान से देखिएगा शेड्यूल को। पहला जो कॉम्बिनेशन L है, पहला जो कॉम्बिनेशन L है, इसमें आपको x ये जो गुड है इसकी कितनी यूनिट्स मिल रही है, 2 यूनिट्स मिल रही है, और जो y है इसकी आपको 5 यूनिट्स मिल रही है। किसके लिए, कि आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन डिराइव हो सके। मतलब आपने 2 यूनिट x की ले ली और 5 यूनिट y की ले ली, तो आपको क्या हो गया, आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन डिराइव होने लगा। जैसा कि एक और एग्जांपल हम लोग इससे लेके समझते हैं कि जैसे जब आप पानी बताशे वगैरह खाने जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि कई लोग उसमें से अपना कस्टमाइज करवाते रहते हैं। जैसे कि होता है ना कि पानी बताशा है, उसमें जो भी आलू पड़ा या चना पड़ा है, जो भी आपका प्रेफरेंस हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जैसे कोई आलू डलवाता है फिर उसमें डलवाएंगे कि खट्टा पानी डाल दो, नहीं अच्छा थोड़ा सा मीठा पानी डाल दो, अच्छा थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दो, अच्छा थोड़े से इसमें प्याज के टुकड़े डाल दो। तो ये सब जो थोड़ा थोड़ा करके जो कंज्यूमर अपना ऐड करवाता है ना उस पानी बताशे में, यही क्या डिनोट करता है, यही उसका जो सेटिस्फैक्शन है, यही आपका डिनोट करता है। ये जो आप मिर्च मसाला भरवाते रहते हो ना, जो जिसको आप कस्टमाइजेशन कहते हो, यही आपका क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। कि थोड़ी सी प्याज डाल दो, थोड़ा सा लाल मिर्चा डाल दो, क्या डाल दो, मतलब 2-3 टुकड़े प्याज के डाल दो और 5 जो मिर्चा है वो उसके छोटे बारीक बारीक कटे हुए 5 टुकड़े डाल दो, 6 टुकड़े डाल दो। ये जो आप कस्टमाइज कर रहे हो, मतलब यहाँ पे जो कस्टमर है वो अपनी यूनिट्स को क्या कर रहा है, कस्टमाइज कर रहा है। क्या अचीव करने के लिए, इक्वल सेटिस्फैक्शन अचीव करने के लिए वो ये कस्टमाइजेशन करवा रहा है। और एक और एग्जांपल,
जब आप केक का ऑर्डर देते हो तो आप उनसे कई बार ऐसा होता है कि आप तो नॉर्मल केक खरीद के ले आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि केक को भी वो कस्टमाइज करवाते हैं। कैसे कि ब्रेड देखिए ऐसी होनी चाहिए कि ब्रेड जो है बनाना ब्रेड होनी चाहिए, लेकिन जो क्रीम है वो हमें स्ट्रॉबेरी क्रीम चाहिए, उसके ऊपर जो लेयरिंग होनी चाहिए वो चॉकलेट की होनी चाहिए। ऐसा एग्जाम्पल आपने कभी सुना होगा, कभी आप केक खरीदने गए होंगे तो आपने देखा होगा, देखा तो जरूर होगा, याद भले अभी नहीं आ रहा हो, लेकिन जब कभी आप ऐसा सोचिएगा तो आप क्या कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा कि ये एक क्या है, इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट है। इसमें आप कस्टमाइजेशन करते हैं खुद से और आप क्या अचीव करते हैं, सेटिस्फैक्शन अचीव करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन और बना m का, इन्होंने 10 यूनिट किसकी ले ली, x की, और y की कितनी यूनिट ले ली, 6। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन कुछ बन के आ गया हमारे पास, और इससे क्या डिराइव हुआ, कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन डिराइव हुआ। मतलब इसमें एकदम बैलेंस बना के रखा है इन लोगों ने कि हाँ, अगर मैं ये यूनिट्स ऐसे इसी मात्रा में इसी क्वांटिटी में कंज्यूम करूंगा या खरीदूंगा तो मुझे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कुछ कम ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं ठीक, अब बात करते हैं हम इंडिफरेंस कर्व की। जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक्स है तो बिना कर्व बनाए तो हमारा काम बनेगा नहीं, और मैंने पहले ही कहा था ये क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, कंज्यूमर बिहेवियर का। इसके पहले अभी हमने चर्चा करी थी उसके किसकी, शेड्यूल की, ये जो था इस पे हमने चर्चा करी थी, ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है किसके, एक्स और वाई के और एल और एम। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे ये जो शेड्यूल बन के आता है, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं जो शेड्यूल बनाते हैं, रिसर्च होती है, तो ये जो शेड्यूल बन के आता है इसी बेसिस पे आपका क्या बनता है, इंडिफरेंस कर्व। इसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व, अच्छा नाम क्यों पड़ा ये भी मैं आपको बता दूं। इनडिफरेंस मतलब होता है ना कोई फर्क नहीं पड़ना, इनडिफरेंट, ऐसा कहते हैं ना कि ही इज इनडिफरेंट टू माई प्रपोजल, मतलब मैंने कुछ प्रपोजल दिया है उसको तो मैनेजर जो है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जैसे एक सेंटेंस में फ्रेमिंग करते हैं ना, जब आप स्कूल वगैरह में थे तो मैम लोग बताती थी कि बेटा इसको सेंटेंस में फ्रेम करो, तो अगर आप सेंटेंस में फ्रेम करेंगे तो द मैनेजर वॉज इनडिफरेंट टू माई प्रपोजल। क्या मतलब हुआ, मैनेजर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे प्रपोजल से। तो ये जो फर्क ना पड़ना है क्यों, क्योंकि उसने ऑलरेडी, जो कस्टमर है जो कंज्यूमर है, उसने ऑलरेडी चीज़ों को कस्टमाइज करके रखा है ताकि वो पैसा खर्चा करे, उसको 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज भी मिले, लेकिन जो उसकी सेटिस्फैक्शन है उस पर कोई फर्क ना पड़े। यही एक सीधा साधा मतलब होता है इंडिफरेंस कर्व का। मतलब कंज्यूमर खर्चा भी कर रहा है लेकिन उसको जो उसकी सेटिस्फैक्शन है वो पूरी ही नहीं हो पा रही है, तो फिर खर्चा करने का क्या मतलब हुआ। जैसे कि अभी शादियों का सीजन है, उसमें आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, जो लहंगे वहंगे, जो दुल्हन वगैरह होती है, जो ब्राइड्स होती हैं, वो लहंगे बहुत चाहती हैं कि हम ये ब्रांड का पहने, हम उस लेवल का पहने। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो फैमिलीज होती हैं वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, लेकिन उन्हें सोसाइटी में शो ऑफ भी करना है, उनका भी फ्रेंड सर्कल है, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भी डालनी है, तो क्या होता है वो अपने लहंगे को कस्टमाइज करवा लेती हैं किसी एक नॉर्मल बुटीक में जाके। मतलब ये जो बुटीक्स चलते रहते हैं इनका भी एक लेवल होता है खुद का, लेकिन ये उस लेवल का नहीं होता, मतलब कोई हाई फाई लेवल नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा अक्सर कि जो लोकल बुटीक वगैरह होते हैं ये भी आपको डिजाइन, मतलब जो आपकी पसंद है, मतलब जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये लहंगा है, ठीक है, अब इसमें आपको पसंद है यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा डिजाइन हो, यहाँ पे मछलियाँ बनी हो, यहाँ पे दूल्हा दुल्हन वाली कुछ एंग्रेविंग्स हो, यहाँ पे कुछ श्लोक वगैरह लिखे हो और पूरा कलर मिक्स हो, मतलब रेड पर्पल ऐसा कुछ मिक्स सा कलर आपको जो पसंद है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अब ब्राइड है, आप मनीष मल्होत्रा या सभ्यसाची के उसमें जाओगे तो आपको भाई
लाख करोड़ ऐसे कुछ लहंगे मिलेंगे, मुझे प्राइस नहीं पता, शायद इतने ही मिलते होंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, ब्राइड के पास उतना पैकेज नहीं है, उतना बैकअप नहीं है, उतना उसका वो नहीं है, बजट नहीं है। क्या करेंगे भाई, एक नॉर्मल उन्होंने पता किया, एक उनको मिल गई बुटीक की शॉप, उन्होंने अपना डिजाइन क्या किया, ये क्या हो रहा है, आप अपना डिजाइन कस्टमाइज करवा रहे हो। ये जो कस्टमाइज करवा रहे हो क्यों, ताकि आपकी सोसाइटी का जो प्रेशर है कि शादी हुई, खर्चा हुआ, लेकिन लहंगा मजे का नहीं था, तो ये जो लहंगा मजे का नहीं था, दुल्हन को भी थोड़ा सा सैड फीलिंग ना आए, तो ये सब क्या है, ये सब इनडिफरेंट होने के लिए, आप पे कोई फर्क ना पड़े, या सोसाइटी आपके ऊपर ये ना बोले, मजाक ना उड़ाए, या फिर आपकी जो सोशल सर्किल है उसमें आपका मजाक ना उड़े, तो ये जब क्या होता है कि आप इनडिफरेंट, मतलब उस पर फर्क ना पड़े, इसलिए आप क्या करवाते हो, उस चीज़ों को कस्टमाइज करवाते हो, आपको उससे सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, फोटोज भी अच्छी आती हैं, और सोसाइटी में आपकी वो भी बनी रहती है कि हाँ भाई इन्होंने लहंगा बहुत अच्छा पहना था, खाना अच्छा था, ये बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था। ये सब एग्जाम्पल्स किसके हैं, आपके इनडिफरेंस कर्व के हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसलिए ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं ताकि आपको मैटर समझ में आना चाहिए, एग्जाम्पल्स चाहे कोई भी हो, ठीक है। अब मुझे लगता है मैंने इंडिफरेंस कर्व को काफी अच्छे एग्जाम्पल से समझा दिया है, अब और समझाने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। बैक टू द टॉपिक इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। पहले तो हम एक शेड्यूल ही बना लेते हैं। पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, एक लाइन दैट शोज पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बिटवीन विच अ पर्सन इज इंडिफरेंट। वही मैंने बताया ना कि कॉम्बिनेशन है किसका, दो गुड्स का, जिससे वो उसकी जो चॉइस है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो इंडिफरेंट है, मतलब उससे उसके कोई खास असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये एक कर्व की डेफिनेशन होती है, इसमें ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ही है, ठीक है। अब हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम छोटा सा ग्राफ बना देते हैं। मैं यहाँ पे कॉम्बो लिख रही हूँ, आप कॉम्बिनेशन ही समझिएगा। ये हमने यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन बनाए हैं। ठीक है, ये ठीक है, जैसा हमने पहले अभी डिस्कस किया था प्रीवियस पेज पे, ये वही कॉम्बिनेशन है, मतलब थोड़े से डिजिट्स ऑब्वियसली अलग है, और बस 3, वहां पे 2 कॉम्बिनेशन थे एल और एम, यहाँ पे अब 3 हो गए हैं। मैं फिर से समझा देती हूँ। पहला कॉम्बिनेशन आपका एल है, पहला क्या है आपका कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन आपका एल है। यहाँ पे आपको 1 यूनिट मिल रही है एक्स की, और 18 यूनिट मिल रही है वाई की। एम दूसरा कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसमें आपको 2 यूनिट मिल रही है एक्स की, और 13 यूनिट मिल रही है किसकी, वाई की, ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है एल, इसमें आपको 3 यूनिट मिल रही है एक्स की, और 9 यूनिट्स मिल रही हैं किसकी, वाई की। ये एक
नॉर्मल सा कर्व है। इसमें डिजिट्स आप इधर उधर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड वो नहीं है कि नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल है कि यही है तो यही होगा, आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने बस एग्जाम्पल के लिए बनाया है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यहीं पे ग्राफ बना लेते हैं, थोड़ा सा साइड में बनाएंगे ताकि आपको दिखाई भी दे। ठीक, एज यूजुअल ये आपकी y एक्सिस है और वो आपकी x एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा x और यहाँ पे हमने लिखा y। ये x और y क्या है? ये गुड्स हैं। ठीक है, ये क्या है? ये गुड्स हैं। ठीक है, x और y गुड्स हैं। ठीक, ठीक, ये है आपका कर्व। कुछ नहीं है, सिर्फ आपने एक ऐसी सी लाइन खींचनी है। लाइन खींचने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि ये बना कैसे है। ठीक है, अब समझने के लिए आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर नहीं है तो बस एक क्या कहते हैं, सपोज करते हुए आपको चलना है कि जो आपके x, ये जो आपके x वाली लाइन है, यहाँ पे क्या है, आपकी x कमोडिटीज है और यहाँ पे क्या है, आपकी y कमोडिटीज है। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा है, 9 अगर y की है तो कितनी होंगी x की, 3। यहाँ पे मान लीजिए आपने नंबरिंग कर ली 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे आपने नंबरिंग कर ली। ठीक है, किसकी, x कमोडिटीज की नंबरिंग आपने 1 2 3 ऐसे कर ली। अब आपने देखा कि x की जो कमोडिटीज है वो 3 अगर x की यूनिट है तो हमें 9 कितनी मिल रही है, y की यूनिट मिल रही है। ठीक है, और यहीं पे आपने किसकी कर ली, y की। 9 13 और 18। अब ये तो पता होगा स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट जाता है और वैसे ही यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट मतलब नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता है। जो एक्सिस है इसमें बेसिक बात ये याद रखिएगा कि हमेशा नंबर छोटे से बड़े जाते हैं, मतलब जो सबसे छोटा नंबर होगा 0 से स्टार्टिंग होती है, फिर 0 9 5 मतलब 0 2 5 3 ऐसे करके क्या कहते हैं आपका असेंडिंग ऑर्डर में जाता है, कभी भी डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं जाता है। तो कुछ नहीं करना, ये ग्राफ मैंने आपको बता दिया ऐसे बनेगा, लेकिन ये एक्चुअली में बनेगा कैसे, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये आपके लिए। ठीक है, आपने नंबरिंग यहाँ पे कर ली, यहाँ पे 0 लिखा, 1 2 3 और 9 13 और क्या 18। अब देखिए, सबसे पहला देखिए जो L कॉम्बिनेशन है वो 1 पे क्या मिल रहा है, 18। 1 पे क्या मिल रहा है, 18। नया कलर ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, 1 पे क्या मिल रहा है, 18। ये आपने ऐसी एक लाइन बनाई। 1 पे क्या मिल रहा है, 18। 2 पे क्या मिल रहा है, 13। ये लीजिए 2 पे 13 और 3 पे 9। ठीक, ये आपका क्या बन गया, ये आपके कॉम्बिनेशंस बन गए। अब कुछ नहीं करना है, इससे एक लाइन आपको ज्वाइन कर देनी है। ये लीजिए आपकी लाइन ज्वाइन हो गई, मैच करा लिया, लाइन बना ली और यहाँ पे आपने नाम दे दिए अपने कॉम्बिनेशंस को। ये है आपका L, ये है आपका M और ये है आपका N। ठीक है, यही ग्राफ देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ग्राफ को ध्यान से देखिए, L M और N, यही आपका इनडिफरेंस कर्व का मतलब इनडिफरेंस शेड्यूल का कर्व है। एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको, जो नोट डाउन कर रहे हैं वो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ये 2 ग्राफ मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये ग्राफ अक्सर आपके एग्जाम्स में ऐसे ही पूछा जाता है
कि बताइए इसमें कौन सी यूनिट किसके साथ कॉम्बिनेशन बनवा रही है। तो ये मैंने आपको बना के एज इट इज दिखा दिया, और ये ग्राफ मैंने बनाया है कि बनाने का तरीका कैसे होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको बनाना आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ठीक, ये हो गया, ये आपका शेड्यूल और ये आपका इंडिफरेंस का कर्व। क्लियर हो गई बात? आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। पहले हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ज्योमेट्रिकल वे ऑफ एनालाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर प्रोपाउंडेड बाय हिग्स और एलन। यूटिलिटी को ऑर्डिनली मेजर करता है और कंज्यूमर की प्रेफरेंस को बताता है उसके रैंक के अकॉर्डिंग, मतलब रैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर दूसरा, अच्छा ये तो ब्लैंक पेज है, दूसरा पेज है आपका इंडिफरेंस शेड्यूल। क्या बताता है, लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट यील्ड इक्वल सैटिस्फैक्शन। ये हमारा शेड्यूल था और इसी शेड्यूल पे हमने बना दिया आपका क्या, इंडिफरेंस कर्व। बनाना समझा दिया, बता के बना दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं किस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जो हमने अभी कर्व जस्ट बनाया है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम समझते हैं, जैसे कि हमने डिमांड के केस में समझा था। प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी, आप इसको पूरा लिखेंगे, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, चलिए पहली प्रॉपर्टी पे चर्चा करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, नेगेटिव स्लोप। ये जो स्लोप आपका बन रहा है जस्ट लाइक डिमांड, ये आपका नेगेटिव स्लोप होता है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है नेगेटिव स्लोप, क्योंकि आपका जो कॉम्बिनेशन है वो सेट ही इस तरीके से होते हैं कि वो हमेशा नेगेटिव स्लोप ही बनता है, कभी भी पॉजिटिव स्लोप आपका नहीं बनता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा नेगेटिव स्लोप में जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका हायर द आईसी, हायर इज द satisfaction। अब इसमें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए आपका एक, ठीक है, वो है एक्सिस है, ये आपका पहला आईसी है, इसको हम नाम लेते हैं आईसी 1। ठीक है, और ये आपका कुछ दूसरा आईसी है, इसको हम नाम देते हैं आईसी 2। फिर ये आपका तीसरा आईसी है, इसको हम नाम देते हैं आईसी 3। ठीक है, दिख रहा है, विजिबल है ना बोर्ड? ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या कहा, हायर द आईसी हायर इज द लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा था कि हमें जो कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन है आईसी 1 पे, वो हमारा कुछ यहाँ पे था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन जब हम आईसी 2 पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कुछ यहाँ पे था, और जब हम आईसी 3 पे जाते हैं तो कुछ हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कुछ यहाँ पे था। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि जैसे जैसे आपका हायर द आईसी हायर द सेटिस्फैक्शन लेवल, मतलब आपको भी पता है कि आईसी कर्व क्या डिनोट करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एंड सर्विसेज विच डिराइव इक्वल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये आपका आईसी कर्व डिनोट करता है। अब
ऐसा तो है नहीं कि हम दो ही कॉम्बिनेशन मतलब दो ही गुड्स के कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, हो सकता हो हमारे पास गुड्स ज्यादा हो, उसके हमने ज्यादा कॉम्बिनेशन बना दिए। अब एक आईसी कर्व पे दो ही गुड रिप्रेजेंट हो सकते हैं, तो हमने क्या किया, हमने मान लीजिए 2 2 2 6, ठीक है 6 गुड्स है, हमने दो दो के सेक्टर में बांट दिया। यहाँ पे 2 गुड्स लिए थे, यहाँ पे 2 गुड्स लिए थे और यहाँ पे 2 गुड्स लिए थे। जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल कुछ इस पॉइंट पे था, ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल कुछ इस पॉइंट पे था और यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल ये पॉइंट पे था। जब हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि ये जो सेटिस्फैक्शन आपका लेवल है, ये जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, ये आपको कुछ ऐसा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये जो बढ़ता हुआ सेटिस्फैक्शन लेवल है, ये क्या डिनोट करता है कि जैसे जैसे आपके जो आईसी कर्व के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, आपका यानी कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ता जाता है। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये बनती नहीं है, जस्ट मैंने शो करने के लिए बनाई है, कभी इसको बना मत दीजिएगा कि ऐसे बना था तो हमने बना दिया, ठीक है, बस ये इमेजिनरी लाइन है, बस रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई हुई है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। अब तीसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट मतलब ये जो क्रॉस होता है ना, ये कभी भी क्रॉस नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व ऐसे जाते हैं, ये आपका डिमांड है और ये आपका सप्लाई है, तो ये जो इंटरसेक्शन होता है ना, यहीं पे आपका इक्विलिब्रियम होता है, ठीक। लेकिन आप खुद देखिए इस ग्राफ में आपके क्या आईसी कर्व टच कर रहे हैं आपस में या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनका जो ये इक्विलिब्रियम है या फिर जो सेटिस्फैक्शन लेवल है ये आप बना सकते हैं, मतलब आप इसको शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हुए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, आईसी कर्व कितने भी हों आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी, डू नॉट टच द एक्सिस। अब मैंने बताया ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैंने जब ग्राफ ही ऐसे बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा ना। ये जो आईसी कर्व है ये कभी भी ये वाली एक्सिस या ये वाली एक्सिस को कभी भी याद रखिएगा, कभी भी टच नहीं करता है। क्या नहीं करता? जो एक्स और वाई एक्सिस हैं वो आपकी आईसी कर्व को टच नहीं करती, या आईसी कर्व आपके एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करता। ये एक मिस्टेक कई बच्चे कर देते हैं कि ग्राफ बना रहे हैं तो ऐसे ही बना दिया, मतलब ये जो हाइपरबोला वाला कर्व होता है ना, कई बच्चे उसको वैसे ही बनाते हुए चले जाते हैं। लेकिन उसमें भी हाइपरबोला में भी मैंने आपको बताया था कि जो हाइपरबोला कर्व होते हैं वो भी एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करते, एक्सिस के पैरेलल तो जरूर रहते हैं लेकिन टच नहीं करते, ठीक है। ठीक, ये हो गई आपकी चौथी प्रॉपर्टी। और फिर हम बात करते हैं पांचवी प्रॉपर्टी की, वो है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब ये भी समझ लीजिए, ये आपका एक्सिस है, क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब कर्व ऐसे बन रहा है, ना ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना ही ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं, आपको समझाने में प्रॉब्लम, अरे मिट गया, ठीक है। ये है आपका
आईसी का कर्व। ठीक, ना एक्स एक्सिस पे टच करा है ना ही वाई एक्सिस पे टच करा है, और क्या है, ये है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स आपका ये होता है और कॉनकेव आपका ये होता है, ये तो आपने साइंस में पढ़ा होगा। ठीक है, उसी साइंस को यहाँ पे फिट करा है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ऐसे उभरा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ धंसा हुआ नहीं रहता है, हमेशा उभरा हुआ रहता है, जैसे छिछली कटोरी होती है ना, वैसे ही आपका इंडिफरेंस कर्व ऐसे होता है। ठीक है, हमेशा आपका इंडिफरेंस कर्व ऐसे ही बनेगा, कभी भी ऐसे उल्टा नहीं बनता है कभी भी आपका इंडिफरेंस कर्व। लिखा है आपका कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक, लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी नॉट पैरेलल टू ईच अदर। नॉट पैरेलल टू ईच अदर, अब ये समझ लीजिए। ठीक, ये आपका एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। एक आईसी कर्व आपका ये बना IC1। ठीक है, और अगर कोई और एक्सिस मतलब कोई और आईसी कर्व बनना होगा तो मान लीजिए IC2 ये बना। ठीक है, इस तरीके से आपके आईसी कर्व बनते हैं। आप कभी भी आईसी कर्व को ऐसा बनते हुए नहीं देखेंगे। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी ही है। ये क्यों बनता है, क्योंकि इसके जो शेड्यूल होते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन होते हैं वही कुछ इस तरीके से बनते हैं। क्योंकि मैंने बताया था हायर द आईसी हायर द क्या सेटिस्फैक्शन, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक आपको सेटिस्फैक्शन यहाँ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्शन यही मिलेगा। अगर इसी पॉइंट में देखिए, मान लीजिए इमेजिन करिए यहीं पे आपको दूसरा सेटिस्फैक्शन मिल गया, तो फिर पॉइंट क्या हुआ आईसी कर्व बनाने का, है ना। यही पॉइंट होता है भाई। आईसी कर्व आप बना क्यों रहे, आप इसलिए बना रहे ना ताकि आपको पता चले कि कौन से दो कॉम्बिनेशन गुड्स कंज्यूम करने से हमारे को बराबर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर पहले आईसी कर्व में ही एक, मान लीजिए इस पॉइंट को हम नाम देते हैं L, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं M। ठीक है, अगर L पॉइंट पे वही सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, दूसरा आईसी कर्व बनाया, M पॉइंट भी बराबर ही आ रहा है, तो फिर हमें मतलब हमें अचीव क्या हुआ, हमें कुछ तो प्रॉफिट हुआ नहीं, हमारे पैसे भी खर्चा हो रहे हैं लेकिन हमें सेटिस्फैक्शन तो हायर मिल ही नहीं रहा है। इसलिए क्या होता है, हमेशा पैरेलल ना जाके थोड़ा सा मतलब ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, ऊपर की तरफ जाता है लेकिन हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन रहता है। ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, मतलब ऐसे ऐसे करके आपका आईसी कर्व जाते ही रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपके प्रॉपर्टीज थे। 6 प्रॉपर्टीज हैं आपकी, मतलब इसका नेगेटिव स्लोप होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, पैरेलल टू ईच अदर नहीं होता, इंटरसेक्ट नहीं करता ये, और एक्सिस को ये टच नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया। तो अभी तक हमने समझा है आपका, एक रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए आज की क्लास में हमने समझा आईसी होता क्या है, व्हाट, ठीक है, आईसी शेड्यूल समझा हमने, आईसी शेड्यूल समझा हमने, ठीक है, फिर आईसी कर्व समझा हमने, फिर प्रॉपर्टी समझी हमने, अरे अरे ठीक है, प्रॉपर्टी समझी हमने। तो 4 टॉपिक तो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब इसमें आखिरी टॉपिक बचा है आपका बजट लाइन, वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ, फिर आज की क्लास को हम लोग वाइंड अप करेंगे। ठीक, ये हमने अभी समझा है। मैंने बताया था आईसी कर्व कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आईसी कर्व छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए हम इसको कवर करते हुए ही चलेंगे।
ये है आपका बजट लाइन। अब ध्यान से देखिए इसमें लिखा क्या है। बजट लाइन एक लाइन होती है जो क्या शो करती है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कंज्यूमर कैन अफोर्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कॉम्बो है किसका, दो गुड्स का, दैट कंज्यूमर कैन अफोर्ड एट अ गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। मतलब दो कमोडिटीज हैं और उनके कॉम्बिनेशन को जो कंज्यूमर है वो क्या कर सकता है, वो अफोर्ड कर सकता है। मतलब उसके पैसे में, मतलब उस पे उसके क्या है, उसके पास खरीदने की क्षमता है और उसका जो मतलब कमोडिटीज का जो प्राइस है वो उसके बजट में जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपके जेब में, मैंने जब डिमांड पढ़ाया था तो भी मैंने कहा था, आपके जेब में 50 रुपए हैं, लेकिन जो आप कमोडिटीज खरीदने जा रहे हो जिसका आप कॉम्बिनेशन बनाओगे एज सच, वो क्या है, वो 100 रुपए का है और एक दूसरा कमोडिटी 150 रुपए का है। तो क्या अब आपके पास बजट है उसको खरीदने का, क्या आपके पास क्षमता है उसको खरीदने की, या फिर क्या वो प्रोडक्ट आपके बजट में फिट होता है। ऐसे कहते हैं ना कि भाई अभी हम ये चीज नहीं खरीद सकते, ये अभी हमारे पास बजट के बाहर है। हमें कोई नया फोन चाहिए, हमें पता है कि उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक हो, ये प्रॉपर्टी हो, ये फीचर हो, ये फीचर हो, वो फीचर हो, तो जो सामने वाला शॉपकीपर होता है आपसे क्या कहता है कि सर थोड़ा सा बजट बढ़ाइए, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको एक फोन है उसमें मिल जाएगी। लेकिन आप क्या कहते हैं कि नहीं हमारे पास अभी बजट नहीं है, हम 15,000 का बजट लेके आए थे, हमारे इस 15,000 में ये फला फला प्रॉपर्टीज वाला कोई फोन हो तो दिखाओ। वो कहता है नहीं है, फिर आप क्या करते हो, चले आते हो। लेकिन अगर आपके पास बजट है तो कहता है सर 5,000 थोड़ा सा बजट बढ़ाइए, 2,000 थोड़ा सा बजट बढ़ाइए, तो आपको एक अच्छा फोन मिल जाएगा। तो ये जो बजट बढ़ाइए घटाइए की बात होती है ना, यही आपका होता है बजट लाइन। ये वो लाइन होती है जिसमें आप कॉम्बिनेशन बना भी सकते हो और उसको अफोर्ड भी कर सकते हो। क्लियर हो गया। फिर बता देती हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कंज्यूमर कैन अफोर्ड एट अ गिवन इनकम एंड प्राइस। मतलब इनकम, आपकी इनकम सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि झाड़ से आपको पैसे मिल रहे हैं। भाई पैसे तो आप इनकम से ही कमा रहे हो ना, तो आपकी इनकम पहली बात तो होनी चाहिए। ये नहीं है कि इनकम है नहीं, इनकम 10,000 रुपए की है और आप चले हैं कोई बहुत ही महंगा लग्जरी ब्रांड खरीदने कि आईफोन खरीदेंगे। लेकिन चलिए खरीदने को तो इंसान ईएमआई पे भी खरीद सकता है, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि आपकी इनकम सपोर्ट करनी चाहिए और वो प्रोडक्ट आपके प्राइस रेंज में, मतलब आपकी बजट रेंज में होने चाहिए। ठीक, अब ये बनता कैसे है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक, यहीं पे बता देती हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक, अब ये आपका क्या हो गया, एक आईसी कर्व हो गया, इसको नाम दिया हमने IC1। ठीक, एक और कर्व हमने बनाया IC2 के नाम से। ठीक, एक और कर्व हमने बनाया IC2 के नाम से। अब ये कर्व कैसे बनता है, क्या होता है, इसका शेड्यूल कैसे बनता है, ये मैं आपको प्रीवियस में समझा चुकी हूँ, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया है। जब कोई भी कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं दो गुड्स और सर्विसेज का, सर्विसेज नहीं दो गुड्स का, जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, एक आईसी कर्व। अब इसी आईसी कर्व में हम बजट लाइन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कई बुक्स में देखेंगे कि एक आईसी कर्व पे बना हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ। आईसी मतलब जो बजट लाइन होती है वो एक दो या दो से तीन आईसी कर्व में भी बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एक ही आईसी कर्व पे बनता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ा रही हूँ कि इन केस एग्जाम में आ जाए, यू नेवर नो। ठीक है, ये हो गया आपका IC1 और IC2। ठीक, अब जो हमारी बजट लाइन है वो कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी क्या है, ये रेड वाली जो है ये हमारी क्या डिनोट करती है, बजट लाइन, या फिर इसको हम BL कह रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, BL। ठीक, बजट लाइन। अब फिर से देखिए, हमने बनाया, अब आप पूछेंगे मैम IC2 क्यों बनाया, IC1 से ही तो वो पास होके जा रही है। देखिए, हमने इसलिए बनाया है ये दर्शाने के लिए कि देखिए आपकी बजट लाइन के बाहर जो चीजें जा रही हैं यही क्या है, यही आपका बजट के बाहर की चीजें हैं। इसमें मान लीजिए हमने कोई कमोडिटी है X नाम की,
नहीं एक्स तो नीचे है, ये कोई कमोडिटी है मान लीजिए एफ नाम की, ठीक है। ये जो एफ नाम की कमोडिटी है ये हमारे बजट के ही बाहर है, भले ही हम इसका कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारी इनकम है और जो प्राइस है वो उससे हमारा बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, हम उसको खरीदने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो हमारी लाइन बी एल है रेड कलर की, इसमें हमने देखा कि यहाँ पे एक इंटरसेक्शन ये हो रहा है और एक इंटरसेक्शन ये हो रहा है, ठीक। हमने क्या देखा, एक इंटरसेक्शन ए हो रहा है और एक इंटरसेक्शन बी हो रहा है। ए और बी ये दो इंटरसेक्शन हो रहे हैं किस पे, आपकी बजट लाइन पे। ये जो रेड कलर की बी एल है ये आपकी बजट लाइन शो करती है और ये आईसी कर्व को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है और इसमें क्या बन रहे हैं, दो पॉइंट इंटरसेक्शन के बन रहे हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ठीक। अब जो कंज्यूमर है अब ये उसके ऊपर है कि वो इस ए या बी में से क्या चुनता है, मतलब वो उस गिवन इनकम में उस गिवन प्राइस में क्या चुनता है, वो एप्पल चुनता है या फिर वो ग्रेप्स चुनता है। याद रखिए इनकम कांस्टेंट है, प्राइस भी लगभग सेम है। अब यहाँ पे क्या बात है, कंज्यूमर के प्रेफरेंस की, कि इस बजट में उसके पास दोनों कमोडिटीज उपलब्ध तो हैं, लेकिन अब उसको चूज करना है कि वो ए चुनता है या फिर वो बी चुनता है, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, ये आपकी बजट लाइन हो गई। ये इंडिफरेंस कर्व की तरफ स्लैंट करते हुए चलती है और याद रखिए ये एक्स और वाई एक्सिस को टच करती है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि एक्स और वाई एक्सिस को बिल्कुल से टच करती हुई चलती है और जो इंडिफरेंस कर्व है उसको भी कई जगह से इंटरसेक्ट करती हुई जाती है। इंटरसेक्ट करती हुई जाती है तभी तो वो बजट लाइन कहलाती है, मतलब जिसको कहते हैं ना, ये एक बजट की रेखा है कि इसके पार अगर चीजें आई तो हम उसको नहीं खरीदेंगे। इस रेखा के पार, मतलब ये मान लीजिए एक रेखा है, बजट लाइन है, इस लाइन के इधर कोई भी कमोडिटी है हम उसको नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन इस लाइन के इधर मतलब मेरी साइड पे जो भी कमोडिटीज आएंगी हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। बस हमें उसमें चुनने की जरूरत है कि हम क्या चुनते हैं, ए चुनते हैं, बी चुनते हैं, सी चुनते हैं या जो भी चुनते हैं। क्लियर हो गया, ये आपकी थी बजट लाइन और यही था आपका इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस, ठीक। एक बार बस आखिरी बार में एक और आपको ग्राफ बना के दिखा देती हूँ बजट लाइन का, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये आपका आईसी कर्व, ये आपका दूसरा आईसी कर्व, IC1, IC2 और एक और आईसी कर्व बना लेती हूँ IC3, ठीक। बजट लाइन आपकी हमेशा किससे टैंजेंट होगी, आपकी आईसी कर्व से टैंजेंट होगी, मतलब उसको कट करते हुए ही चलेगी। अगर वो कट नहीं कर रही है तो मतलब क्या है, आपकी इनकम किसी भी आईसी कर्व के हिसाब से नहीं है कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद पाए या परचेज, मतलब आप उसको अफोर्ड कर पाए, ठीक। ध्यान से देखिए, ये आपका बना आपका क्या, बजट लाइन, ये आपकी बनी बजट लाइन, ठीक। अब यहाँ पे एक इंटरसेक्शन है, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन है, मतलब क्या है कि ये दो आईसी कर्व पे जो भी कमोडिटीज हैं, एक्स वाई जेड जो भी कमोडिटीज हैं हमारे बजट के बाहर है, हम इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। अगर सोचना नहीं है तो हम उस पर चर्चा क्यों करें, ठीक। अब बात हो रही है IC1 पे। यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए हैं, ए और बी। ए है आपका मान लीजिए एप्पल है, बी आपका पपाया है, ठीक है। ए आपका एप्पल है और बी आपका पपाया है। अब आपके बजट लाइन में मान लीजिए 50 रुपीज हैं और 50 रुपीज में आपके पास दोनों कमोडिटीज उपलब्ध हैं, एप्पल भी और पपाया भी। अब क्या है, ये आपके ऊपर है कि आप
एप्पल प्रेफर करोगे या फिर पपाया प्रेफर करोगे। ठीक है, तो ये है आपका पूरा आज का सेशन इंडिफरेंस कर्व की एनालिसिस। आज हमने समझा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसको किसने प्रोपाउंड किया, फिर उस पर हमने उसकी शेड्यूल की चर्चा करी थी कि कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन कैसे सेट होते हैं, फिर उस पर हमने कर्व बनाया था, फिर कर्व के साथ हमने उसका बजट लाइन डिस्कस किया था। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में जो आपकी यूनिट 1 है उसमें आपके जो डिमांड के साथ के टॉपिक्स थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे जो कि इस पूरे सेक्शन से बिल्कुल अलग होगा। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू।